साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कल की तैयारी, जहां पर हम आपको बताएंगे कि कल के बाजार को लेकर आपको किस तरह से एक्शन मोड में रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ट्रेड्स। लेकिन चलिए बताते हैं आज क्या है खास ऑन द शो। आज हमारा फोकस रहेगा बाजार की आज की चाल पर। बाजार की आज की चाल के तर्ज पर कल के लिए क्या खास क्यूज हैं, बताएंगे आपको आज शो में। कैसे रहे अल्ट्राटेक सीमेंट के तिमाही नतीजे, और साथ ही देंगे आपको शानदार ट्रेडिंग आइडियाज कल के सेशन के लिए। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर आज हमने देखा कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सीमित दायरे में कारोबार हुआ है। हालांकि निफ्टी 19 अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार 18,300 के पार जाकर बंद हुआ है और सेंसेक्स 85 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी लेकर बंद हुआ है। लेकिन ओवरऑल एक्शन हमने किन सेक्टर्स में देखा, किन स्टॉक्स में देखा, तमाम डिटेल्स हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी दे रही हैं। बाजार में आज दिन भर सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ ही दिखाई दिया है और निफ्टी अब देखेंगे तो करीब 50 अंक चढ़कर 18,300 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी लाल निशान में क्लोजिंग दी, करीब 150 अंकों की कमजोरी के साथ लाल निशान में बैंक निफ्टी क्लोज हुआ और सेंसेक्स में 85 अंकों की तेजी देखी गई। तो आज दिन भर सीमित दायरे में ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। ग्लोबल मार्केट से जो क्यूज थे वो भी ठीक ठाक ही थे, जिसके चलते भारतीय बाजारों में भी ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं था। आज ऑटो, सरकारी बैंक और एफएमसीजी शेयरों में हमने अच्छी खरीदारी देखी। वहीं दूसरी तरफ निजी बैंकों ने दबाव बनाया। खबरों वाले शेयर्स में आज जो स्टॉक्स आज काफी ज्यादा मोमेंटम में थे खबरों के चलते, उसमें पहले तो हीरो मोटोकॉर्प जो कि आज टॉप निफ्टी गेनर था। अथर एनर्जी की ई राउंड फंडिंग में 1000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी थी, जिसके चलते हमने देखा कि हीरो मोटोकॉर्प इस खबर के चलते यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली। एचसीएल टेक के काफी दमदार नतीजे आए, लेकिन उसके बाद भी शेयर में गिरावट थी। एक मुनाफा वसूली देखने को मिली और 6% की गिरावट वहां देखी गई। इसके बाद शानदार दिसंबर नतीजों के बाद मेट्रो ब्रांड्स ये एक स्टॉक था जहां पर कि आज अच्छी तेजी थी और 20% का अपर सर्किट भी लगा शेयर में। और इसके बाद मारुति सुजुकी में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली, ये भी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल था। गाड़ियों के दाम बढ़ाए और शेयर में आज 3% तक की तेजी देखने को मिली। तो आज दिन था ऑटो कंपनियों का। इसमें निफ्टी के अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो नाम उन्हीं का है। हीरो मोटो आज टॉप गेनर था, इसके बाद ग्रासिम, ओएनजीसी और टाटा मोटर्स, यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में एचडीएफसी बैंक, ब्रिटानिया, एक्सिस बैंक और सिप्ला, यहाँ पर कमजोरी थी। इन तमाम सेक्टर्स के अलावा कुछ सिलेक्टेड पॉकेट्स थे जहां पर कि आज अच्छी तेजी थी। इसमें ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी आज शानदार मोमेंटम बना हुआ था। डिमांड अच्छी होने की बात की जा रही है ऑटो स्पेस में, और जो चिप की भी शॉर्टेज की समस्या थी वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, जिसके चलते अब डिमांड वापस होते हुए नजर आ रही है। और ग्रीव्स कॉटन, मिंडाकॉप, आमरा राजा बैटरीज और एक्साइड, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली। आज पेपर शेयरों में भी तेजी थी। जेके पेपर, स्टार पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, टीएन न्यूज प्रिंट्स, यहाँ पर भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली। और इसके अलावा फर्टिलाइजर शेयरों में भी अच्छा रुझान था। आज बजट में एक बड़े आवंटन की बात की जा रही है। फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिहाज से वहां पर एक बड़े आवंटन की बात की जा रही है और इसके चलते फर्टिलाइजर शेयर में हम लगातार एक तेजी का मोमेंटम देख रहे हैं। फैक्ट, दीपक फर्टिलाइजर, एनएफएल, मैंगलोर केमिकल्स, यहाँ पर आज शानदार तेजी देखने को मिली। चलिए, तो यहाँ पर बाजार का आज हमने हाल जाना पूजा से, लेकिन अब कल की तैयारी शुरू करते हैं, जहाँ पर हमारे मेहमानों से आपको मिलाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ शेयर इंडिया के हेड ऑफ रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह हैं आज शो पर, साथ ही मार्केट एक्सपर्ट कुश बोरा है। आप दोनों का स्वागत है हमारी आज की पेशकश में, जहाँ पर क्लियरली हमने हफ्ते की जो शुरुआत बाजार की होते हुए देखी है वो बहुत ही सीमित कर्टेल्ड सेशन रवि हमने देखा है बाजार में। ये बताएं कि पूरे हफ्ते की जो टोन है अब वो किस ट्रिगर के तहत सेट हो रही है। नतीजे और बजट, इन दोनों के मद्देनजर आपको कहाँ कैसे बाजार की दिशा दिखाई दे रही है रवि? कविता जी, आपने बिल्कुल दो चीजें बोली, लेकिन एक चीज मिस कर गई, और वो है जो जिस हिसाब से इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शन को लेकर के जो एक एक्सपेक्टेशन अब बनती हुई नजर आएगी, तो बजट और रिजल्ट ये तो ड्रैग करेंगे ही मार्केट को, लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट या इलेक्शन की जो वोटिंग के यहाँ पर एस्टिमेट्स आएंगे वो भी कहीं ना कहीं से अब जो है वो कंपनियों को इम्पैक्ट करेंगे और उससे फंडामेंटल डेवलप होते हुए नजर आएंगे। पहला। दूसरा, जब चूंकि यहाँ पर अब चूंकि कल की तैयारी की बात कर रहे हैं, देखिए
फर्टिलाइजर स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स बहुत चल चुके हैं और थोड़ी सी अब ओवरबॉट सिचुएशन में जाते जा रहे हैं। इसलिए आप यहाँ पर इन्वेस्टर जो भी निवेश करे वो देख के निवेश करे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बजट की एक्सपेक्टेशन में वो स्टॉक ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है और अब शायद वो टाइम नहीं है जो वापस से खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो अभी बहुत से मौके हैं और खास तौर से मैं सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करता हूं तो मुझे लगता है कि 6 सेक्टर हैं जिन्हें आपको फोकस में रखना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है कि पहला सेक्टर ऑटो है, जो मैंने पिछले कुछ दिनों में आप लोगों को कंटिन्यू बताया है। ऑटो सेक्टर और ऑटो ऑक्सिलरी के जो पार्ट्स वाली कंपनीज हैं उन पे आप फोकस कर सकते हैं, उनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरा, एग्रीकल्चर और केमिकल को आप एक में ही रखिए जिसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल चुकी और किसी करेक्शन पे निवेश करना ज्यादा अच्छा होगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। रियल एस्टेट की कंपनीज में भी जो है वो काफी बजट को लेकर के एक्सपेक्टेशन जग सकती है, उनमें एक अच्छा मूव आ सकता है। और 3 सेक्टर जो और हैं जो बड़े हैं, एक बैंक, आईटी, फार्मा, ये तो देखिए ऑलवेज अभी रनिंग रहेंगे अप ट्रेंड की तरफ और मार्केट को 18,500 से लेकर 18,800 तक के लेवल्स आपको खींचते हुए नजर आएंगे बजट तक में। दूसरी तरफ है अब जो फोकस करना है वो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की कंपनीज, जैसे आपने अभी बैटरी का देखा, अमर राजा बैटरी है या फिर यहाँ पर एक साइड है, इनमें जो तेजी आई है, इस तरीके के शेयर पे फोकस करेंगे तो आप अच्छा मुनाफा और बड़ा मुनाफा बजट से पहले कमा सकते हैं। और राइट कुछ आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? क्या आप भी रवि की समझाइश से इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल कविता, देखिए मार्केट्स 18,300 तक आ गए हैं, लेकिन एक जो बहुत ही क्लियर संकेत है वो ये कि अब जो तेजी का मैग्नीट्यूड जिसे हम कहते हैं वो जरा सा रुकता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे कोई फिलहाल संकेत नहीं है कि हमें मार्केट शॉर्ट करना चाहिए या लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड कर लेनी चाहिए। अगर किसी की लॉन्ग पोजीशंस हैं तो वो ट्रेडर्स बिल्कुल अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाए रख सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन यहां से अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो अगेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा। 18,500 का एक लेवल है जहां पे मार्केट जाने का दमखम रखता है, लेकिन जो नीचे का स्तर है वो करीब आपके 17,900 के बन रहे हैं। तो जो पे ऑफ रेशियो जिसे हम कहते हैं वो फेवरेबल नहीं है। एक जरा सा चिंताजनक अगर मैं कहूं, बहुत ही माइल्ड बट फिर भी ध्यान देने लायक बात कि बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है और जो एफआईआई के फिगर्स हैं वो सेलिंग के आ रहे हैं कंटिन्यूसली। आज के फिगर्स मैंने चेक नहीं किए अगर अभी तक अपडेट हुए हैं तो भी, लेकिन जिस तरह से बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया है चांसेस हैं कि वो फिगर फिर से नेगेटिव में आ सकता है। तो अगर एफआईआई सेलर टर्न हो रहे हैं तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि पेस और स्लो होगी। हो सकता है इमीडिएट बेसिस पे हम जरा थम जाएं यहाँ पे, इस लेवल के आसपास मार्केट टाइम स्पेंड करे। तो अगर कोई आपके डेरिवेटिव ट्रेडर्स हैं जो ये शो देख रहे हैं तो आइडियली ऐसे लेवल पे सेलिंग स्ट्रेटजीज जो होंगी वो फायदेमंद हो सकती हैं, बिकॉज मार्केट एक रेंज में आता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ से फ्रेश शॉर्ट तो करने की बिल्कुल सलाह नहीं होगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं या आपकी लॉन्ग पोजीशंस हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उनमें खड़े रहिए। अगर मार्केट्स नीचे आते हैं तो प्रॉफिट लेके मार्केट से थोड़ी देर दूर हट जाना भी गलत नहीं होगा ऐसे समय में। तो कुछ आज के चॉपी ट्रेड में आप बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल्स देखते हैं? जी, बैंक निफ्टी का जो हायर लेवल है या जो लेवल है जहां तक बैंक निफ्टी में एक रेंज है ऊपर अपसाइड की, वो 39,000 की है। जिस तरह का ऑप्शन सेटअप हो रहा है, जिस तरह से डेटा बन रहा है, आज 38,500 में भी हमने कॉल राइटिंग देखी, तो वो एक इमीडिएट बेसिस पे सेलिंग के तौर पे एक्ट कर सकता है। जो आज हमने देखा 38,600 से बैंक निफ्टी नीचे आया और वहां पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिला। 38,500 और अगर मैं जरा सा आगे की रेंज दूं तो 39,000, लेकिन डाउन साइड पे 37,800 एक लेवल है जहां पे बैंक निफ्टी का एक इमीडिएट सपोर्ट बनता है। सो अगर कोई ट्रेडर्स बैंक निफ्टी लॉन्ग करना चाहते हो तो इमीडिएट बेसिस पे मैं कहूंगा कि अवॉइड करिए, लेकिन अगर नीचे आता है 38,000 या उससे जस्ट अंडर, तब एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 37,800, जहां से पे ऑफ प्रोफाइल भी बायर्स के लिए सही हो जाएगा और जो सेलिंग प्रेशर इमीडिएट बेसिस पे दिख रहा है वो भी शायद कम हो जाएगा। सो 37,800 एक सपोर्ट लेवल है जिसके आसपास अगर लॉन्ग पोजीशन बनाई जाए तो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है ट्रेडर्स के लिए या लॉन्ग पोजीशन बनाने वाले जो हमारे ट्रेडर्स हैं जो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं उनके लिए।
लेकिन चलिए यहाँ पर बाजार के दूसरे जानकार क्या कहते हैं ये भी आपको बता देते हैं। तो मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के सीईओ अतुल सूरी ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि लंबी अवधि में बाजार में ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद कम है और उनके मुताबिक जल्द ही बाजार अपने नए हाई को छुएगा। The fact is that this beautiful rally that has happened is in the backdrop of global markets which have been volatile. You know, one is your whole EM basket where we are a subset of has done nothing. FI flows which had briefly turned positive have turned negative again. Coupled with that US markets are seeing volatile, especially in the tech space. So considering all those things, I think India is doing very well. And, I think we are pushing towards new lifetime highs. A brief underperformance. I think it's all in all a very impressive market. But I still am of the camp that, we are not going to have a runaway market. I think globally markets are going to pause or be range bound. Range bound does not mean that they will do nothing. A lot happens within ranges, and ranges also are large percentage moves. But what you are seeing is a massive churn that is happening globally away from growth to value. And this is very, very evident in the way the US markets are panning out. If you look at the movement of the Dow versus the NASDAQ, two very simplistic ways of looking at growth and value is that you see very, very divergent performances. So even in the Indian context, I think what you've seen in the last 15 days, that growth has taken a bit of a pause, and the value rally seems to be pretty strong. So in a longer time frame, I think that we are not going to be a runaway market. In this, you're going to see churns, you're going to see growth someday, value someday, and that's the kind of play that is happening out. But all in all, positive on the market, positive on the year going ahead, positive on the opportunities it's going to throw us. इसके अलावा कॉन कैपिटल के फाउंडर और सीईओ संदीप टंडन का कहना है कि बाजार में आसान बुल रन का दौर खत्म हो गया है और 2022 में बुल रन का मुश्किल दौर रहने वाला है और निवेशकों को बाजार से कम उम्मीदें रखनी चाहिए। सो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा, लेट्स अपने अंडरस्टैंड करते हैं कि अपने के लास्ट 2 साल के अंदर क्या हुआ 2020 और 2021 के अंदर। ओके, क्योंकि जो तरीके से मार्च 2020 में नीचे का सर्किट लगा और वहां से हमारा वी हैव सीन अ बिग रैली। ओके, तो हमारा वहां पे रिस्क एपेटाइट एकदम कोलैप्स हो गया था। ओके, और ग्लोबल लिक्विडिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। वो सिचुएशन में आपने देखा 2020 और 21 में, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बुल रन के लिए लीथल कॉम्बिनेशन, वो प्ले आउट हुआ और बहुत अच्छे से प्ले आउट। ओके, ना वो बैकग्राउंड को देखते हुए कि वो पैरामीटर्स अभी क्या बोलते हैं। ओके, सो ग्लोबल लिक्विडिटी पीक आउट हो गई है। ओके, और वो डिक्लाइन के फेज पे है। ओके, परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो डिक्लाइन इज शार्प, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो ग्लोबल लिक्विडिटी अभी भी बहुत बड़ा है। ओके, उसके बाद हम रिस्क एपेटाइट पे आते, तो ग्लोबल रिस्क एपेटाइट भी थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है। ओके, और मनी फ्लो अगर हम एनालिसिस करते हैं ग्लोबल इक्विटीज की तरफ कि हमारा मनी फ्लो एनालिसिस क्या बोलता है, तो मनी फ्लो एनालिसिस आल्सो इंडिकेट कि दैट एक बार जो इजी फेज है बुल रन का वो ओवर हो गया है। ओके, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इजी फेज ऑफ बुल रन इज ओवर। बट क्या हम बुल रन में है? आंसर इज यस, हम लोग अभी भी बुल रन में है, लेकिन अभी हम डिफिकल्ट फेज के बुल रन में है। ओके, तो बुल रन तो है लेकिन इजी फेज खत्म हो गया। अगर इजी फेज खत्म हो गया तो अपनी एक्सपेक्टेशन तो प्रून डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन होगा। ओके, बट अगर इजी फेज खत्म हो जाता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी और बढ़ने वाली है। 2020 और 21 के कंपैरेटिव 2022 में वॉलेटिलिटी और ज्यादा रहेगी। ये हम लोगों का एक पूरा थीसिस है कि 2018 से 2023 तक ग्लोबल वॉलेटिलिटी एलिवेटेड रहने वाली है। ओके, ना अगर ग्लोबल वॉलेटिलिटी एलिवेटेड रहने वाली है तो आपको छोटी छोटी साइकिल्स को प्ले आउट करना पड़ेगा। ओके, तो ही आप इस रैली को कैपिटलाइज कर पाएंगे। अगर हम लोग का जो माइंडसेट है कि बाय एंड होल्ड ले लिया, 2 साल भूल गए, 3 साल भूल गए, उस तरह का स्ट्रेटजी आपको हेल्प नहीं करेगा 2022 में। चलिए, बाजार के एक्सपर्ट्स की राय को मानते हुए अब थोड़े से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की भी बात कर लेते हैं और अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों पर क्या तमाम डिटेल्स निकल कर आ रही है और किस तरह से तिमाही नतीजे आए हैं, हमारे सहयोगी शरद दुबे आपको बता रहे हैं।
अल्ट्राटेक सीमेंट के तीसरी तिमाही के ओवरऑल जो है मिक्स्ड नतीजे देखने को मिले हैं। हालांकि सीमेंट स्टॉक्स में जो है दबाव जो था ऑलरेडी देखा गया था, वो प्राइस्ड इन था। रेवेन्यूज़ देखा जाए तो ऑलमोस्ट इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, मार्जिन्स थोड़े एस्टिमेट्स के बिलो आए हैं और पैट जो है थोड़े मिले जुले नतीजे देखने को मिले हैं। रेवेन्यू में लगभग 6% का अपटेक देखने मिला है। नेट प्रॉफिट जो है थोड़ी सी अप साइड पे आई है, ऑलमोस्ट 8%। लेकिन याद रखें यहाँ पे जो पैट का जो नंबर्स है टैक्स रिवर्सल के कारण ज़्यादा है और यहाँ पे ऑलमोस्ट वन टाइम का टैक्स गेन हुआ था, ऑलमोस्ट 535 करोड़ रुपीज़ का। लेकिन एबिडा में जो है मार दिखी है, यहाँ पे 22% डाउन एबिडा है और अगर मार्जिन्स देखें तो ऑलमोस्ट 18.6% आई हैं और जो एक्सपेक्टेशंस थी, अनुमान था, वो ऑलमोस्ट 21.8% था। तो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि आपका जो डिमांड था वो ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ था आपके सबड्यूड रूरल डिमांड के कारण और लेबर शॉर्टेज देखी गई है और अलग अलग जोग्राफीज़ में भी इश्यूज़ देखने को मिले थे। सीमेंट डिमांड जो था ओवरऑल नवंबर और अर्लियर दिसंबर में जो है थोड़ी सी ज़रूर मार खाई थी, लेकिन जो प्राइसेस में थोड़ी सी मार्जिनल रिकवरी ज़रूर देखने मिली मानसून क्वार्टर के बाद। लेकिन जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है जहाँ पे मेन दबाव देखने मिला था वो स्पेशली बढ़ा था क्योंकि आपके जो पेट कोक प्राइसेस है उनमें लगभग 24% का तिमाही दर तिमाही जो है ग्रोथ देखने मिला। वॉल्यूम ग्रोथ जो था लगभग 3% डाउन था। कैपेक्स ऑलमोस्ट 965 करोड़ का एक अनाउंसमेंट भी हुआ है और एक लोन लगभग 3500 करोड़ का चुकाया गया है। लेकिन जो चौथे तिमाही का आउटलुक है वो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, जहाँ पे सीमेंट डिमांड जो है रिवाइव होने का जो है बात है और क्योंकि गवर्नमेंट लेड इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे भी फोकस रहेगा तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके रूरल और अर्बन डिमांड दोनों में जो है एक अच्छा पिकअप डिमांड में बढ़े। रवि, आपका क्या कहना है स्टॉक पर नतीजों के बेसिस पर? देखिए, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर जाते हैं तो जरूर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुआ है, लेकिन जो अभी रीसेंट डेवलपमेंट चल रहे हैं उसके हिसाब से स्टॉक में अभी अपट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो 8500 तक के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। दूसरी तरफ है कि अगर जो अभी क्लियर नंबर आए हैं, चाहे वो अभी आप यहाँ पर एबिटा ग्रोथ देखिए, पैट को देखिए, ये एज पर एक्सपेक्टेड है। थोड़े से जो डाउनफॉल देखने को मिला है, चूंकि जिस हिसाब से अभी सिचुएशन डेवलप हो रही है उसका एक इम्पैक्ट है, लेकिन इस बार ये भी एक्सपेक्टेशन है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सब्सिडी करीब 20% तक, 12 से 20% के बीच में बढ़ाई जा सकती है और उसका सीधा फायदा जो है वो सीमेंट सेक्टर को देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर कोई करेक्शन हो तो बहुत अच्छा है। वैसे हालांकि स्टॉक ने आज 2.5 से 3% के ऊपर का क्लोजिंग दिया है, तो इन्वेस्टर को एंट्री करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अपवर्ड टारगेट अभी 8500 रुपए का है और चूंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल डेवलप हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में इसके रिजल्ट बेहतर होंगे, लेकिन स्टॉक यहां पर काफी जो है वो वैल्यू दिखा सकता है। खुश, क्या आप भी यही मानते हैं 8500 के ऊपर का आपका टारगेट है? जी, 8500 के जरा सा नीचे का एक नंबर मैं देना चाहूंगा। देखिए, स्टॉक ने आज जो ब्रेकआउट दिया है, एक ऐसा सिमिलर क्रॉसओवर अपने एवरेजेस का स्टॉक ने कुछ समय पहले दिया था और जब ये हुआ था तो स्टॉक में 750 से करीब 800 पॉइंट्स की रैली देखी गई थी। करीब 7400 से स्टॉक ने बहुत एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था और 8200 के लेवल्स तक गया था। एक सिमिलर ब्रेकआउट आज भी स्टॉक में देखा गया है और अगर मैं ये जो ब्रेकआउट लेवल्स है 7600 के जो इसके लेवल्स हैं जहां पे क्रॉसओवर आया था, वहां से एक सिमिलर नंबर पकड़ता हूं तो जी हाँ, करीब 8400 8500 के ही लेवल्स आ रहे हैं। हालांकि वहां पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर स्टॉक में आ सकता है, जो इसका 52 वीक हाई है उसके आसपास आ सकता है। तो मैं कहूंगा कि कंजर्वेटिवली अगर 81 8200 ये जो रेंज है, इसके लिए भी कोई ट्रेडर स्टॉक में एंटर करना चाहे तो ये एक अच्छा समय है स्टॉक में एंटर करने का। यहाँ पे आप कंजर्वेटिवली जैसे मैंने कहा 8100 का टारगेट लेके स्टॉक में अभी भी एंटर कर सकते हैं एंड ऑन अ स्लाइटली मीडियम टर्म 8400 और हाँ, जैसा इन्होंने बताया 8500 भी बिल्कुल पॉसिबल लग रहा है इस मोमेंटम में। ऑलराइट, चलिए ये तो बात हुई है आज नतीजों की, लेकिन कल का दिन भी काफ़ी अहम है। बजाज फाइनेंस के तिमाही नतीजे आने वाले हैं, अनुमान क्या कहता है जानते हैं हमारी सहयोगी उपासना से। इंडिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस अपने Q3 FY22 के नंबर्स रिपोर्ट करने वाली है। आइए देखते हैं कि हम हेडलाइन नंबर्स क्या बताते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम का देखा जाए तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 28% ग्रोथ उसमें आ सकती है YOY बेसिस पे।
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 60% से भी ज्यादा ग्रोथ दिख सकती है कंपनी के पैट में Y-on-Y बेसिस। जैसे कि हमने देखा कि कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग Q3 की अपडेट दी थी, जिसमें AUM ग्रोथ 9% का दिखाई दे रहा था सिक्वेंशली। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंज्यूमर फाइनेंस और मॉर्गेज ये ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। कंपनी की नेट इंटरेस्ट मार्जिन में देखा जाए तो वहां पे भी हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं ऑन द बैक ऑफ लोअर फंडिंग कॉस्ट। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कंपनी के कलेक्शंस मंथ ऑन मंथ में काफी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी की क्रेडिट कॉस्ट और एसेट क्वालिटी में दिखाई दे सकता है। आइए देखते हैं कौन से फैक्टर्स है जो हम काफी नजदीकी से देखेंगे, जो मैनेजमेंट कमेंट्री में दिखाई देगी। बिजनेस, कंपनी का बिजनेस आउटलुक, कंपनी का पेमेंट बिजनेस ट्रैक्शन और कंपनी का आउटलुक फंडिंग कॉस्ट और मार्जिन्स में क्या होने वाला है, ये हम काफी कीनली देखेंगे। रवि, आपके पास आएंगे। बजाज फाइनेंस के नतीजों पर आपका अनुमान और उसके मुताबिक क्या कोई रणनीति बनाना सही है? अब बिल्कुल देखिए, अगर नंबर्स की बात करें तो मुझे काफ़ी अट्रैक्शन दिखाई देता है, क्योंकि ईयरली कंपैरिजन में अगर जाते हैं तो आपने जो इक्विटी ग्रोथ है उसमें हमेशा एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है 2017 से लेकर 2021 तक ईयरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस पे भी नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, और जो अभी एक्सपेक्टेशन है मुझे कि एक बार को जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिलेगा वो करीब 1500 करोड़ के आसपास का देखने को मिल सकता है। और स्टॉक के टारगेट की बात करें तो कहीं ना कहीं से ये स्टॉक भी सेम टारगेट पे आपको देखने को मिलेगा, जिस पे हम पीछे अभी चर्चा कर रहे थे, 8400 से 8500 का लॉन्ग टर्म पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, और इमीडिएट जो टारगेट है वो 8100 से 200 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो लंबा टारगेट अगर ईयरली बेसिस पे रखते हैं तो आपको अच्छे ग्रोथ यहाँ पर मिल सकते हैं। अब रही बात इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करने के लिए, तो देखिए इस समय मार्केट का जो सिनेरियो है उसमें ज्यादातर स्टॉक बुल रन में है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर स्टॉक अगर आप एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और 100 रुपए का अगर आपको निवेश करना है तो अपने 50% इन्वेस्टमेंट को करंट लेवल से जरूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में अच्छी ग्रोथ यहां पर बनती हुई नजर आ रही है और उसका फायदा आप उठा सकते हैं। खुश, आपकी एनालिसिस? ये स्टॉक देखिए वेल्थ क्रिएटर रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप एसआईपी करिए और भूल जाइए, जिसे हम टिपिकली बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी कहते हैं। सो इस स्टॉक में हर बार जब कोई डिप आता है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रही है, और यही केस रहा है ओवर मेनी ईयर्स। कोई ऐसा संकेत नहीं कि ये ट्रेंड माइनर या मेजर कोई ऐसा ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो अगर किसी भी तरह से स्टॉक में डिप आता है तो ये डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए हालांकि यहाँ पे 8000 का जो स्तर है वो स्टॉक को क्रॉस करने में जरा दिक्कतें हुई हैं पहले भी, तो उस हिसाब से लग रहा है कि अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। वैसे भी हम किसी भी ट्रेडर को रिजल्ट के आसपास ट्रेड में एंट्री करने की सलाह नहीं देते, क्योंकि काफी वॉलेटाइल होता है, किसी भी दिशा में स्टॉक जा सकता है। तो एक बार रिजल्ट आ जाए, स्टॉक सेटल हो जाए, फिर उसमें एंट्री करना, वो क्लैरिटी के बाद एंट्री करना ज्यादा समझदारी का स्टेप होगा। अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आता है तो 75-50 का जो लेवल है वहां पे स्टॉक ने काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया है। वो एक अच्छा समय होगा ट्रेडर्स के लिए इसमें एंट्री करने के लिए, और 8000 का टारगेट है जिससे इस स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है, पर शर्ते जरा नीचे बाइंग करें। ये जरा सा ऊपरी स्तर है स्टॉक का एंटर करने के लिए। ऑलराइट, चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और आखिरी पड़ाव वीआईपी शेयर्स। रवि, आपने कौन से वीआईपी शेयर आज दर्शकों को सुझाने हैं? देखिए मेरा पूरा फोकस जो है वो बजट ओरिएंटेड यहाँ पर ज़्यादा है, और उसी से लेकर के कोशिश करते हैं कि एक दिन में ही कमाई के मौके मिल जाएं, और उसी से रिलेटेड है जी पावर, जो कि पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे इसका होल्ड अच्छा है, और इस समय स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम भी बना हुआ है, फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग हैं और सपोर्टिव हैं,
और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से 30 से 40% तक बजट तक में रैली देखने को मिल सकती है। और एक जो 262 का जो सामने रेंज आ रहा है वो खरीदारी के लिए अच्छा है। 280 पहला टारगेट और 300 आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और मोमेंटम में स्टॉक है, तो इसको जरूर लेना चाहिए। दूसरा स्टॉक मैंने लिया है ऑटो सेक्टर से ही, मारुति, टाटा मोटर ने अच्छी रैली दिखाई है। अशोक लेलैंड की अब बारी है और इस स्टॉक के जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो काफी अच्छे हैं। पूरे स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट दे रहे हैं बाय साइड के लिए, और अप साइड का टारगेट है 170 रुपए का। तो मुझे लगता है कि इन दो स्टॉक्स में अगर बजट तक या फिर 1 से 2 दिन ट्रेडर की जैसी बात हो रही थी, तो ट्रेडर के इंटरेस्ट से हो या इन्वेस्टर के इंटरेस्ट से हो या लॉन्ग टर्म एसआईपी के इंटरेस्ट से, ये दो स्टॉक आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं बजट तक। ऑलराइट, खुश, आपकी रिकमेंडेशन वीआईपी शेयर्स की क्या है? जी हाँ, पहला रिकमेंडेशन होगा डिक्सन टेक्नो। इसमें एक आज शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर एक ब्रेकआउट देखा गया है और स्टॉक में जो मोमेंटम है वो भी काफी पॉजिटिव डेवलप हो रहा है। 5390 5388 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग है। अगर मैं टेक्निकल के साथ ऑप्शंस डेटा भी कंबाइन करूं तो 5500 के लेवल्स पे जो कॉल ऑप्शंस का बेस बना है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे इमीडिएटली एक्ट कर सकता है, लेकिन जो करंट मोमेंटम है उस हिसाब से ये स्टॉक 5500 तक जाने का डेफिनेटली दमखम रखता है। तो यहाँ से ट्रेडर्स के लिए करीब 100 से 110 रुपए का अपसाइड डेफिनेटली बनता है। अगर 5500 क्रॉस होता है देन 5750 इज द नेक्स्ट टारगेट, लेकिन जैसा मैंने बताया ऑप्शंस डेटा सजेस्ट कर रहा है कि शायद 5500 पे एक माइनर रेजिस्टेंस स्टॉक पे आ सकता है। दूसरा है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स। 600 के जस्ट ऊपर आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, मार्जिनली ऊपर लेकिन एक पॉजिटिव संकेत है। तो इसमें हमारा टारगेट रहेगा 625 का। ऑलराइट, चलिए, तो वीआईपी शेयर्स के तहत हमारे दोनों ही मेहमानों ने आपको रिकमेंडेशन दी है जिस पर आपको अमल करना है अगर आप मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कुश आपका, रवि आपका, समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया उनकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ के लिए। और इसी के साथ कल की तैयारी में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।